नमस्कार। न्यूज हाट के खास कार्यक्रम सत्ता साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अश्विनी सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। वहीं दूसरी तरफ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट सागर जी। सागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अश्विनी जी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। देखिए, राज्यसभा का चुनाव जो 5वीं सीट है उसको लेकर तो घमासान जारी ही था, लेकिन आज तेजस्वी ने जो ऐलान कर दिया उसके बाद अब राज्यसभा चुनाव में आपको एक टक्कर देखने को मिलेगी। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्यसभा का जो 5वीं सीट है वह चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद क्या राजनीतिक गहमा गहमी तैयार होती है, क्या तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को मना लिया है, और मनाया है तो किन शर्तों पे मनाया है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे अमित शाह की। अमित शाह ने ठान लिया है कि बिहार से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर भगाएंगे, और साथ ही बिहार के जो सीमांचल का क्षेत्र है, जो बॉर्डर का इलाका है, वहां से उन्होंने बंगाल को भी एक स्पष्ट मैसेज दे दिया है। मतलब सीधे तौर पे कहिए तो ममता बनर्जी को उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक मैसेज दे दिया है। क्या है वो मैसेज और क्या है अमित शाह का पूरा प्लान, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अमित शाह पिछले 3 दिनों से बिहार में है। 3 दिन का उनका बिहार का दौरा है। सीमांचल का जो वाइब्रेंट विलेज है उस क्षेत्र में वो गए हैं, बॉर्डर इलाके, और वहां के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनसे वो मिले हैं, और क्या कुछ प्लानिंग है उसके बारे में आपको बताएंगे। और अंत में बात करेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार की। देखिए, ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कहा जा रहा था कि बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही यह विस्तार हो सकता है, लेकिन वह विस्तार टल गया। क्यों टला, इस पर अजय सर ने एक बार वीडियो में बताया भी है। बेधड़क के ही कार्यक्रम में उन्होंने यह बताया था। अब यह खबर आ रही है कि होली के बाद यह विस्तार हो जाएगा। अब किसकी इसमें किस्मत खुलेगी और क्यों, भाजपा की तरफ से और जदयू की तरफ से कौन वो संभावित नाम हो सकते हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो पिछली बार मंत्री नहीं बन सके, तो इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे हम तेजस्वी यादव से। सर, राज्यसभा का चुनाव लड़ने का तेजस्वी ने खुले में आप एकदम खुलेआम ऐलान कर दिया है आज। देखिए, तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था, संकेत दिया था, कहा नहीं था कि जो है 5वीं सीट की तैयारी में है। और उनके विधायक भाई वीरेंद्र ने तो कह दिया था कि हिना साहब को उतार देना चाहिए, तो एआईएम के लिए मुश्किल वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अपने जो होता है प्रतिपक्ष नेता का कक्ष, वहां बैठक तमाम विपक्षी जो थे उनके नेताओं के साथ, उसमें राजद के भी खुद स्वयं थे, उसके बाद आईपी गुप्ता थे आईआईपी पार्टी के, उसके बाद आपको मेन जो फैक्टर काम करता है वह थे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, वह विधायक भी है। हाँ, वह भी बैठक में उपस्थित। हालांकि कांग्रेस के कौन लोग थे, कितने लोग थे, इसका खुलासा समाचार मतलब चलने वीडियो तक रिकॉर्ड किए जाने तक अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई। नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि कांग्रेस के भी कुछ थे वहां उपस्थित। तो ये एक समीकरण वहीं पर रचा गया कि हम लोग 5वीं सीट से के लिए प्रत्याशी दें, और मीडिया को भी तेजस्वी यादव ने यह बात बताई, और साथ ही यह भी कहा कि हम 5वीं सीट पर लड़ेंगे, और कैंडिडेट कौन होगा यह जब तय हो जाएगा तब हम मीडिया को उनके नाम का खुलासा करेंगे। इसका मतलब है कि अब 5वीं सीट पर तेजस्वी ने तैयारी कर ली है। तैयारी कर ली है, भिड़ंत होगी, जबरदस्त भिड़ंत होगी। क्योंकि एनडीए भी कोशिश में है कि 5वीं सीट हम जीत जाए। अभी तक तो एनडीए के अंदर ही जो है घटक दलों के बीच में 5वीं सीट के लिए खींचतान हो रही थी, दावेदारी पेश की जा रही थी कि हमारा कैंडिडेट होगा तो मेरा कैंडिडेट होगा। लेकिन एक चीज देखो कि एनडीए के जो नेता हैं, जैसे जदयू के नेता ने खास करके ये कहा था कि जो 5वीं सीट है वो एनडीए की ही होगी। हाँ, स्पष्ट तौर 5वीं पे सीट इसमें वही कोई वही तो इफ बता, या कोई बट नहीं नहीं है। एनडीए की होगी, ये तो दावा किया जा रहा है। एनडीए की ओर से तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं प्रदेश स्तर के कि हमारी सीट होगी, हम जीतेंगे, दावा के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि 5वीं सीट से महागठबंधन लड़ेगा, और प्रत्याशी कौन होंगे इसकी घोषणा उन्होंने अभी नहीं की,
और बैठक में सबसे बड़ी बात है कि बैठक में AIMIM भी उपस्थित। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की जो व्यूह रचना थी उसमें वह सफल हो गए। उन्होंने IP गुप्ता को भेजा था, कहाँ? हैदराबाद, असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए, उनके जो 5 विधायक हैं उनसे समर्थन पाने के लिए। लेकिन इसी बीच है ना, अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं, हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। उसके बाद से एक जो है संशय की स्थिति पैदा हो गई थी कि कौन उतारता है विपक्ष की ओर से। लेकिन आज बैठक में उपस्थित हुए, इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं AIMIM वाले जो है मान गए हैं। अब किस शर्त पर माने हैं, क्या बात थी, कल हमने कुछ खुलासा किया था एक वीडियो में, है ना, न्यूज आठ के बेधड़क वाला कार्यक्रम में, कि कहीं वही तो शर्त नहीं है। हमने बताया था कि अगर यह शर्त होगी, मान जाएंगे तेजस्वी, तो AIMIM उधर जा सकता है, वोट दे सकता है उनके कैंडिडेट को। तो आज अचानक, कल मैंने इसका खुलासा किया और आज अचानक जो है अख्तरुल ईमान का इरादा बदल गया, वह महागठबंधन की बैठक में शामिल हो गए, जबकि वह महागठबंधन के हिस्सा नहीं है उनकी पार्टी। जी। बावजूद इसके उस बैठक में शामिल हुए। इसका मतलब है कि कुछ अंदरूनी खेला शुरू हुआ। बिल्कुल सागर जी, AIMIM को तो मना लिया, लेकिन क्या तेजस्वी यादव के लिए राह आसान होगी? क्योंकि कांग्रेस में देखिए तो अभी तक जो उनके विधायकों की जो एकजुटता है वो स्पष्ट तौर पे नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर स्पष्ट तौर पे ये देखी जाती तो विधायक दल का नेता कांग्रेस का चुना जरूर जाता। तो ऐसे में अगर AIMIM को लाते भी है तो क्या कांग्रेस के जो सभी विधायक है उनका समर्थन पा पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी है कि MIM को मना लिया। मेरे पास जो जानकारी है, मनाने के लिए ही बैठक की गई थी और अभी तक सहमति MIM की तरफ से नहीं दिया गया। अगर मना लिया जाता MIM को, तो उस जो बैठक हो रही थी उसमें बाकी महागठबंधन के घटक दल और जहां से संभावना है तो उन लोगों को उस बैठक में बुलाया जाता। लेकिन केवल कांग्रेस के एक आध लोग थे और MIM के थे और ये लोग थे। तो कुल मिलाकर बसपा को भी उस बैठक में नहीं बुलाया गया। तो मतलब फाइनल कुछ नहीं हुआ है। अभी MIM को मनाने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं और ऐलान उन्होंने आज कर दिया है। कुछ पॉजिटिव जरूर मिला होगा उनको उस बैठक से, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई लड़ेंगे हम ही, तुम साथ दो चाहे नहीं दो। एक संदेश भी MIM को दे दिया कि भाई कैंडिडेट मेरा ही रहेगा, हम तुम्हारे कैंडिडेट पे नहीं सहमत नहीं। हाँ, अब बात रही कि क्या ऑफर दिया गया है MIM को। ऑफर जब MIM को दीजिएगा तो कांग्रेस थोड़ी ना चुप बैठेगी, उसके पास भी तो छह है, है ना। दोनों को देना होगा। MIM को जब दीजिएगा तो कांग्रेस को भी देना होगा। और कांग्रेस में खींचतान अभी तक जारी है। कांग्रेस में तो इसी के लिए भाई अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जा रहा है। बिल्कुल। तो वहां भी पेच अभी फंसा हुआ है। तब देखिए क्या होता है। इधर अगर भाजपा की अगर आप देखिएगा रणनीति में, तो जो एक इनपुट आ रहा है, एक बड़ा इनपुट ये भी आ रहा है कि सीमांचल क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट तलाशने में लगी हुई है। और इस बार का जो दौरा है उनको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से है, लेकिन अमित शाह चाहते हैं कि इस बार जो एक राज्यसभा का कैंडिडेट जो है वो सीमांचल क्षेत्र से भी हो। तो सीमांचल क्षेत्र से क्या वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं? नहीं, अल्पसंख्यक जदयू से जाएगा। जो जानकारी है कि अल्पसंख्यक समाज से जदयू से जाएगा। भाजपा का कैंडिडेट हिंदू समाज से ही रहेगा, लेकिन उसी क्षेत्र से रहेगा। इस तरह की चर्चाएं अभी केवल आ रही हैं। जो शुरुआती चर्चा है वही चर्चा है फिलहाल। आप सहमति रखते हैं सर? देखिए, कैंडिडेट भाजपा का अभी तय नहीं हुआ। एक कैंडिडेट तय हो गया, लेकिन दूसरे 2 सीट भाजपा का निश्चित है, वह जीतेगी और 2 सीट जदयू जीतेगा। जदयू में भी अभी तय नहीं हुआ। एक रामनाथ ठाकुर को पुनर्वापसी की बातें हो रही है। हरिवंश नारायण सिंह पर संदेह है, जाएंगे नहीं जाएंगे, यही स्थिति बन रही है। तो उसका तो अपना है। और ज्यादा चर्चा है मनीष वर्मा की, है ना, दूसरी सीट के लिए। और बीजेपी में एक सीट पवन सिंह के लिए लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी टिकट नहीं मिला है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है। तो अब दूसरी सीट पर किसको देंगे बता रहे हैं कि सीमांचल से होंगे, कोई हिंदू ही होंगे।
तो यह भी संभव है, क्योंकि अति पिछड़ा को ही देना है, पिछड़ा को। भाजपा का यह निर्णय है। और 5वीं सीट के लिए जो भाजपा के इसके सहयोगी दल एनडीए के, उनमें अभी खींचतान है। भाजपा भी इस पर जो है फैसला नहीं कर सकी है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कर दिया कि उनकी मां नहीं लड़ेगी। मां नहीं लड़ेगी ना, बाकी लोग तो लड़ सकता है ना, लेकिन कैंडिडेट उनका हो सकता है। कोई तो कैंडिडेट होगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्या उनके पास? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, है ना। विधायक इधर जो है उपेंद्र कुशवाहा ने जो है चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त जो वादा किया गया था भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उसकी याद दिला दी कब? जब अमित शाह बिहार आए तब। तो वह भी है मुझ प्रस्ताव दिए हुए कि हमको भी राज्यसभा भेजा जाए, है ना। और तीसरे जितना मांझी भी रट लगा रहे कि हमको भी कहा गया था, तो सब हिस्सा अपना मांग रहे हैं। एक सीट है और एनडीए के अंदर जो है तीन बीमार है। अब यह दवा जो है, एक अनार किसको मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। या ऐसा नहीं कि बंटवारा से पहले भाजपा अपने ही कोटे में सीट रख ले और उन लोगों को कहीं और सेट कर दे, उन लोगों को कहीं और सेट करे। एक तो बेटा को दिया गया एमएलसी में, उपेंद्र कुशवाहा को। हो सकता है जितना मांझी का बेटा पहले से एमएलसी है, मंत्री भी है, एक आगो और कोई उनका होगा जिसको कहा जाएगा कि एमएलसी में दे देंगे, क्योंकि आगे 9 सीटें खाली 9 सीटें खाली हो रही है। तो देखिए, सर और सागर जी ने जैसा कि स्पष्ट तौर पे कहा कि जो सीमांचल के क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं, ये सागर जी ने कहा। और सर ने कहा कि जो पिछड़ा चाहे अति पिछड़ा, इन्हीं दो में से कोई एक को चुनेंगे भाजपा। और 5वीं सीट को लेकर अभी भी एनडीए में खींचतान जारी है और एआईएमआईएम पर सहमति, एआईएमआईएम की सहमति अभी तक तेजस्वी यादव को पूरी तरह से नहीं मिली। हाँ, हालांकि कुछ पॉजिटिव जो है सो संकेत उनको मिला होगा, इसलिए उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। अब वापस और एक बात और चाहेंगे, बसपा के विधायक ने कहा कि हमको कोई न्योता नहीं था, है ना। तेजस्वी यादव बसपा सुप्रीमो मायावती से बतियाने के लिए अपने दूत भेजे थे, लेकिन वहां लगता है कि इनकी बात नहीं बनी, है ना। तो बसपा के विधायक को बुलाया नहीं गया। उस परिस्थिति में एक वोट का लोचा रह जाएगा बिल्कुल महागठबंधन के पास, इधर 2 सीट का रह जाएगा बसपा अगर। तो उस अब इधर जो है, हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, और खबर भी यही है कि क्रॉस वोटिंग होगा 5वीं सीट के लिए। वह क्रॉस वोटिंग जो होगा वो किसके पक्ष में जाता है? इधर 3 को कम है तो ज्यादा मुफीद इधर होगा, जबकि एक बसपा वाला, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि बसपा वाला अगर मायावती से पैक कहीं बीजेपी का हो जाए तो बसपा का वोट इसको मिल सकता है। दूसरी बात है 2 सीट बचेगी, तो 2 विधायक जो है कांग्रेस में अभी भी खींचतान चल रहा है विधायकों, तो उसमें जो है क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तब तेजस्वी यादव का प्लान जो है धरा के धरा रह जाएगा। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। 5वीं सीट की जो खींचतान है वो जारी है अभी भी, और तेजस्वी के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। अब बात करते हैं सर अमित शाह की। 3 दिवसीय दौरे पे हैं सीमांचल के क्षेत्रों में, और उन्होंने यह बात आके स्पष्ट कर दी है कि जो अब जो घुसपैठियों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, अमित शाह आए हैं इस बार सीमांचल के, आए भी पूर्णिया में, और पूर्णिया से ही कल रवाना भी हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो उनका जो है पटना प्रवास नहीं होगा इस बार राजधानी पटना में, तो सीमांचल में ही 3 दिन अपना वो बिता रहे हैं। तो दूसरा दिन हो गया उनका, कल आए थे, आज और कल का कार्यक्रम जो भी हो पूर्णिया हुआ, अररिया में थे, है ना। वहां से पूर्णिया चले जाएंगे, फिर पूर्णिया से इनका क्या प्रोग्राम होता है ना, आगे का वह देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने चुनाव में वादा किया था कि घुसपैठियों को निकाल देंगे। पहले लोग जो भी विधायक या जो भी नेता होते हैं पार्टी को, वह सिर्फ वादा करते हैं, और जब क्षेत्र के लोग याद दिलाते हैं तब वह उस पर कुछ बोलते हैं, और हम खुद आए, हम अपना वादा पूरा करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, और यह भी कहा कि 10 किलोमीटर रेंज में जो है नेपाल बॉर्डर से लेकर क्या कहता है चिकन नेक तक का जो मामला है, सभी जो अवैध निर्माण हो सबको ध्वस्त किया जाए।
साथ ही सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ भी उन्होंने मीटिंग की। उनके साथ उनको भी बताया किस तरह से घुसपैठियों की पहचान की जाए और उनको निकालने के लिए जो भी हो कदम उसका जो बताया जाए, खाका तैयार किया जाए, रोड मैप, और उनको निकाल बाहर करने का आदेश दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने सीमांचल से ही पश्चिम बंगाल को भी साध लिया, मायावती को भी चेतावनी दे दी, ममता बनर्जी को भी उन्होंने चेतावनी दे दी कि हमारी योजना बन चुकी है चुनाव जीतने की और उसका रोड मैप हमारा तैयार है ना। अब मायावती भी हरकी हुई है घुसपैठियों के कारण। अगर बिहार में कामयाब हो जाते हैं अमित शाह की योजना तो बंगाल में भी उसको वो लागू करते हैं। बिहार में कामयाब होने के लिए तो सर समय चाहिए ना, समय तो बंगाल चुनाव में बहुत ज्यादा है। नहीं कहने का मतलब जो ये योजना है उसको वहां पर उसकी जो रूपरेखा वहां बता सकते हैं ना, चुनाव में लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि हम घुसपैठियों को निकाल देंगे। देखिए सीमांचल का जो क्षेत्र है बंगाल और बिहार का बॉर्डर है, जब वहां पहुंचे अमित शाह और वहां से घुसपैठ को इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर अंदर तक जो अवैध निर्माण है उन सबको ठीक बस्ती हो, मकान हो, सबको बड़ा संदेश दे कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। मतलब सीधे सीधे वहां से ममता बनर्जी को बोल रहे थे, वहां नजदीक 18 किलोमीटर का ही गैप है। ममता बनर्जी को भी और वहां बंगाल की आम जनता को ये विश्वास दिला रहे थे अमित शाह कि देखिए ये घुसपैठिए वाला मुद्दा केवल हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और देखिए बिहार में चुनाव खत्म हो गया, इसके बाद हम आए हैं यहाँ पे टिक टाक करने के लिए। 3 दिन रुक के गृह मंत्री खुद अगर किसी जिले में रुक रहे हैं वो भी बॉर्डर इलाके में, तो कितना महत्वपूर्ण बात है ये। तो ये बंगाल की आम जनता को संदेश है कि देखिए यहाँ हमारी सरकार बनी, हम लोग काम में लग गए, बंगाल में भी मौका दीजिए, बंगाल में भी घुसपैठियों को भगाएं। मतलब चिकन नेक के जो कॉरिडोर है उधर से ही भाजपा का विजय पताका लेके वो बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बॉर्डर है भाई, बिहार जीत गया तो यूपी जीते, बिहार जीते, अब यहाँ से बंगाल की ओर बंगाल की तरफ रुक गए। और घुसपैठियों देखिए जो घुसपैठ का जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा नहीं है, भाजपा शुरू से ही इस मुद्दे को उठाती रही है और घुसपैठ देश के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खासकर बंगाल के क्षेत्र में जो है यह मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है और बिहार के जो सीमांचल क्षेत्र हैं जो पश्चिम बंगाल से सटते हैं जो जिला, और उन क्षेत्रों में भी यह एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। कल भी हमने आपको बताया था कि जो इन घुसपैठियों से जो वहां के मूल नागरिक हैं, जो मूल मुसलमान भी हैं किशनगंज अररिया के, वो भी इससे त्रस्त हैं, उनकी भी ये शिकायत रहती है। अमित शाह ने क्या कहा कि जो आपका राशन खा रहे हैं, आम लोगों के आम भाषा में बोलेगी, जो लोग आपका राशन दूसरे देश से आके खा रहे हैं उन लोग को भगाने आए हैं। बिल्कुल, और ये बात सच भी है, वहाँ के ये मुसलमान इस बात को कबूल करते हैं कि जो ये हमारा राशन खाते हैं क्योंकि वहां से आए हैं, फर्जी तरीके से उन्होंने बहुत सारे कार्ड बना लिए हैं। इसमें आप दोष आप जिसका चाहे दे सकते हैं, लेकिन इसमें तो स्थानीय नेता का दोष है। बिल्कुल, आप दोष जिसका चाहे उसको दे सकते हैं, लेकिन ये समस्या वहाँ गंभीर है। और अमित शाह अब सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह को ममता बनर्जी ने चुनौती दी कि गृह मंत्री आप, तो घुसपैठ रोकने का काम आपका ना है, तो उसी चीज को अमित शाह पूरा करने के लिए आए हैं कि देखिए हम कैसे, हमारा काम है कैसे हम इसको हटाते हैं। तो बिल्कुल अब अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दे दिया। तेजस्वी यादव ने भी इस पे पलटवार किया है, वो भी समय समय पे बोलते ही रहते हैं ना। तो पहले तो बोले थे कि लड़वाने आए हैं, अब बोल रहे हैं कि भाई अगर घुसपैठ है, चुनाव आयोग ने ऐसे तो कहा नहीं है कि घुसपैठ है, अगर है घुसपैठ तो आप क्या कर रहे थे इतना दिन से। वही बात जो ममता बनर्जी बोल रहे थे, बोले ना। बिल्कुल, जो विपक्ष बार बार इस चीज को लेकर निशाना साधते रहता है कि अगर घुसपैठिए का मुद्दा आप उठाते हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है और घुसपैठ रोकने का मूल काम जो है वो आपका है। फिलहाल अमित शाह अपने एक अलग मोड में है और उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि जो भी घुसपैठिए होंगे, जो भी अवैध निर्माण होगा सीमांचल के क्षेत्र में 10 किलोमीटर के अंदर तक, उनको चुन चुन के भगाया जाएगा। उनके जो घर हैं, जो इलीगल स्ट्रक्चर है, वो सब ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब आते हैं सर बिहार वापस। सीमांचल की बात हमने कर ली, बंगाल की बात हमने कर ली, अब थोड़ा फिर से आ जाते हैं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। चर्चा थी कि जो बजट सत्र से पहले ही विस्तार हो जाएगा, लेकिन टल गया। उसके बाद अब खबर आ रही है कि जो होली के बाद हो जाएगा, फिर टलेगा या हो जाएगा सर? देखिए मंत्रिमंडल विस्तार तो ड्यू है ना,
जी लंबित है, क्योंकि ऐसे भी 10 सीट अभी भी मंत्री पद का खाली, जी जिसमें 4 भाजपा का है, 6 जदयू जदयू का। का। जी तो इसको अब भरना होगा, है ना। एक एक मंत्री के पास जो है कई विभागों का लोड है ना। एक तो नितिन नवीन भी चले गए, एक तो और घट गया, जी है ना। तो ये सब की भरपाई करने की कोशिश अब होगी, क्योंकि अभी बजट सत्र था। बजट सत्र जो है कल समाप्त हो जाएगा, आखिरी दिन। उसके बाद लोग अवकाश पर चले जाएंगे, होली मना होली लेंगे। मनाएंगे। जी हाँ, होली मनाने उनाने के बाद जब फिर से सामान्य माहौल होगा, पर्व का माहौल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मंथन होगा मंत्रिपरिषद के विस्तार पर। यह तय, उसमें जो सप्ताह महीना दिन लग जाए, लेकिन होना जी यथाशीघ्र हुआ होगा। जी उसमें कई लोग हैं जो बच गए हैं, जैसे उमेश कुशवाहा जदयू से बनने के लिए एकदम ललाई थी, हमको बना दिया जाए। संभावना है कुशवाहा कोटा से उनको बना दिया जाए। एक है रत्नेश सदा, नीतीश कुमार की बहुत कृपा उन पर रहती है। हाँ चुरादेही का भोज भी वो अपने ही आवास पर जदयू की तरफ से किए थे। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां गए हुए थे, है ना। जी तो एक उनका भी टिकट दलित कोटा से कट सकता है जी मंत्रिपरिषद में, जदयू की तरफ से। हम्म। और उधर जो है भाजपा कोटे से एकमात्र ब्राह्मण को बनाया गया। एक आध को ब्राह्मण आ सकते हैं, उसमें भी मिथिलांचल से भूमिहार भी जो है दो, पूरे ई में 2, एक विजय चौधरी है, एक वो विजय कुमार सिन्हा। तो भूमिहारों की भी संख्या बढ़ सकती है। तो ये सब पर, इन सबों पर गौर किया जाएगा। और ओबीसी, ईबीसी, इसका भी कोटा बढ़ाया जाएगा। सागर जी बड़ा बीट है इनका, घूमते रहते हैं वहाँ और गुफ्तगू भी करते रहते हैं बराबर। सागर जी आपके पास जो सूची आई आते रहती है, आपके पास भी सूची आते रहती है, हम देखते हैं तो सूची में कौन कौन सा नाम हाईलाइटेड हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है? देखिए सूची तो है, लेकिन पुख्ता सूची नहीं है। खबर ये है कि 2 से अधिक विभाग बहुत सारे मंत्रियों का है, तो सभी मंत्रियों को एक एक विभाग को एडजस्ट किया जाएगा। और सर ने जैसा बताया कि 10 अभी खाली है, 6 जदयू को मिलेगा और 4 भाजपा को मिलेगा। या 3 भाजपा को मिले, 1 एलजेपीआर को मिले, ये भी हो सकता है। राजू तिवारी एलजेपीआर क्या अब हो गया कोटा पूरा, हो सकता, देखिए क्या होता है। तो इसमें अगर बात करें तो उमेश कुशवाहा का नाम बड़ी प्रबलता से चल रहा जदयू है। की तरफ से। हाँ, रत्नेश सदा की बात चल रही है, शीला मंडल है, जयंत कुमार है, नाम बहुत है। महेश्वर हजारी भी है। इधर से भाजपा में बात करें तो नीतीश मिश्रा है, मिथिलेश तिवारी है, रेणु देवी है, पुराने भाई मंत्री रहा है। और इस बार सदन और बजट सत्र जब चल रहा था तो देख रहे थे ना कितना ताव में था सब, जिनका मंत्रालय छीन गया है तो पूरा ताव में था, पूरा सवाल पूछ रहा था, सरकार को घेरने का बार बार प्रयास कर रहा था लोग। मतलब जताने का ये प्रयास है कि भाई हमको मंत्री नहीं ना बनाया, देखिए कैसे फंस रहा है आपका मंत्री। तो भूमिहार कोटे से एक नाम और आ रहा है, बेगूसराय के तेघरा से विधायक है रजनीश कुमार। हाँ, रजनीश कुमार का नाम पिछले बार भी था, उनका कट गया था, तो इस बार जो है वो आ सकते हैं। तो यही फिलहाल जो है मोटा मोटी सहरसा के क्षेत्र से, क्योंकि एक भी अभी तक मंत्री है नहीं सर, तो वो रत्नेश सदा के नाम से ही रत्नेश सदा है। और राज्यसभा में आईपी गुप्ता अगर खेल कर देंगे तो भी हो जाएगा। मेरा यही सवाल था, क्योंकि भाजपा एक ऑफर कर सकती है आईपी गुप्ता को, क्योंकि एक साथ 2 पंथ। आईपी गुप्ता जिस समाज से आते हैं, भाजपा का एक लक्ष्य भी पूरा होगा। भाजपा का लक्ष्य पूरा, जदयू और मुख्यमंत्री तो बराबर जाति तत्व का मांग सदन में उठाए थे, जब वो लोकसभा में थे तो उठाए थे, और वही आरक्षण दिए थे नीतीश कुमार। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का एक वोट भी अगर घटता है तो राज्यसभा से उधर मतलब उनकी जो मंशा है, जो प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग बिखर जाएगा। लेकिन देखिए आईपी गुप्ता के बारे में पर्सनली अगर कहेंगे तो वो पाला बदलने वाले इंसान है नहीं। मंत्री पद ठीक है, मंत्री पद की चाहत सबकी होती है, लेकिन भाजपा को फाइनली उनका जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है ना वो मानना पड़ेगा, तभी वो इधर से उधर करेंगे। बिल्कुल, हाँ, एक स्पष्ट संकेत केवल मंत्री पद से वो नहीं डोलेंगे, ये एकदम कंफर्म मानिए। आईपी गुप्ता को हम लोग जानते हैं, बातचीत होते रहती है, बाइट वगैरह भी हम लोग कर्म करते हैं, तो केवल मंत्री पद से नहीं मानेंगे आईपी गुप्ता। देखिए एक बात और है, आईपी गुप्ता गठबंधन से जीते, एआईएमआईएम की तरह नहीं है ना, महागठबंधन से जीते हैं। गठबंधन की बैठक में आज शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी सर
नहीं बता, लेकिन फिर भी अगर उनके समाज को आरक्षण दे दिया जाए तो सब गठबंधन भूल जाएंगे। ये संभव नहीं है, आरक्षण की बातें अभी अब नहीं होगी, क्योंकि तो उस परिस्थिति में आईपी गुप्ता को सिर्फ मंत्री परिषद का लोभ दे दिया जाएगा तब भी वो आ सकते हैं। लेकिन भाजपा के लिए यह अभी हो सकता है, अगर भाजपा कैंडिडेट उतारता है राज्यसभा में तो तेजस्वी को मान देने के लिए यह रणनीति अपनाई जा सकती है, बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं। लेकिन इससे ज्यादा कोशिश भाजपा की है कांग्रेस से, अच्छा कांग्रेस से तोड़ क्रॉस वोटिंग कराने की। बिल्कुल, तो देखिए सर ने जैसा कि बताया कि जो भाजपा कोशिश करेगी कि जो क्रॉस वोटिंग कराई जाए कांग्रेस को, आईपी गुप्ता पर दाव खेलने से बेहतर उसके लिए होगा कि जो कांग्रेस की ओर वो रुख करे। और सागर जी का कहना है कि जो अगर आईपी गुप्ता को भाजपा अपनी ओर लाएगी तो वो सिर्फ मंत्री पद से नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जिस तरह के इंसान है, वो अपने समाज के लिए जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, उन्हें रिजर्वेशन की बात भाजपा को स्वीकारनी पड़ेगी, तभी कुछ बात बनेगी। और सर ने कहा कि अभी रिजर्वेशन पे ऐसी कोई बात बनने की संभावना दूर तक नहीं दिख रही है। तो ये जो तमाम मुद्दे थे, इन मुद्दों पे सर ने और सागर जी ने विस्तार से अपनी अपनी बात रखी। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी तरह कल फिर जुड़ेंगे नए अपडेट के साथ, जो नई खबरें रहेंगी उसके साथ, और उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे सर और सागर जी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।